अब चूंकि खाना पक चुका था, शारदा किचन से बाहर निकल आती है और आके घड़ी को देखती है। उस वक्त घड़ी में सुबह के 9:20 हो रहे थे। सांस लेते हुए फिर वो मन ही मन सोचती है, बहू घर में आ जाए तब सास सुबह के 9 बजे तक सोएगी, उसके साथ खिलवाड़ करेगी, उससे घर का सारा कामकाज करवाएगी। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, ऐसी बहू आई कि वो कोई साधारण नहीं है, वो एक पागल है, नींद पागल बहू रानी है। ऐसा सोचते हुए वो डाइनिंग टेबल के पास आती है। डाइनिंग टेबल से एक प्लेट और चम्मच उठाती है और वो अनामिका के बेडरूम में जाती है, जहाँ पे वो एसी की ठंडी हवा में वो आराम से सो रही होती है। उसी बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के अनामिका का पति रमेश तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। अचानक से माँ को उसके कमरे में देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, अब अनामिका को जगाने की ड्यूटी है माँ की, बेहतर होगा अगर इससे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ये सोचते हुए वो जल्दी से टेबल से अपना ऑफिस बैग उठाकर उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चला जाता है। उस कमरे में रमेश के पिताजी प्रसाद बैठ के कुछ ऑफिस के फाइल देख रहे थे। कमरे में उस तरह से रमेश को घुसते देख प्रसाद को पूरी बात समझ में आ जाती है और जल्दी से वो 2 तकिया कान में लगा लेते हैं। उधर बिस्तर पे सो रही नींद पागल बहू को देखकर शारदा मनी मन सोचती है, कुंभकर्ण की बहन है, कैसे देखो तो बिंदास होकर सो रही है। ऐसा कहकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए प्लेट में चम्मच लेकर उसे बजाने लगती है। उस आवाज से बचने के लिए रमेश और प्रसाद दोनों कान दबा लेते हैं। शारदा प्लेट बजाते बजाते थक जाती है, पर यहाँ बहुरानी अनामिका को उस आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी सो रही होती है। ये नींद पागल बहुरानी को किसी दिन जगाते जगाते मेरी ही जान न निकल जाए, ऐसा करते करते एक दिन मेरी मौत ही आ जाएगी। ऐसा सोचकर वो किचन में जाती है। वहाँ से मिक्सी उठाकर वो अनामिका के पास ले आती है और उसके मुंह के सामने रख देती है। बेड के पास के स्विच बोर्ड में शारदा प्लग डाल के स्विच ऑन करने ही वाली थी, तभी रमेश और प्रसाद हॉल में जाने लगते हैं। शारदा को देखकर प्रसाद कहते हैं, शारदा, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे और बेटे को ऑफिस भेजने के बाद तुम्हें जितनी मर्जी इस नींद पागल बहू को जगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। प्रसाद की ऐसी बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, जाके डाइनिंग टेबल पे दोनों बैठिए, मैं आके नाश्ता लगाती हूँ। ऐसा कहकर वो मिक्सी ऑन कर देती है और दरवाजा बंद करके वो डाइनिंग हॉल में आ जाती है। बाप बेटा डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। बिना बात किए वे जल्दी जल्दी वो नाश्ता करते हैं, फिर बैग उठा के एक ही गाड़ी से वो ऑफिस निकल जाते हैं। वहाँ से फिर शारदा अनामिका के पास आती है। मिक्सी तेजी से चली रही थी, फिर भी अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से सो रही थी। ये देखकर निराश होके शारदा आके मिक्सी का स्विच ऑफ कर देती है। नींद के लिए ऐसे पागलपन कौन करता है, पता नहीं तुम क्यों हो ऐसी। तुम्हारे इस पागलपन का जनाजा मैं निकालूंगी, दीमक को तो मैं ही भगाऊंगी। इस तरह गुस्से से गाली देते देते वो मिक्सी लेकर हॉल में निकल आती है। मिक्सी को ले जाके वो टेबल पे रख देती है और सोचने लगती है कि इस नींद पागल बहू को कैसे जगाया जाए। तभी गोविंद नाम का एक आदमी बड़ा सा हाथी लेकर शारदा के गली में आता है। बच्चे बड़े, आपके गांव में हाथी आया है। हाथी है हाथी, आओ इसमें चढ़ के मजा ले जाओ। छोटे बच्चे 10 रुपए, बड़े 20 रुपए, आओ आओ। इस तरह हाथी लेकर चिल्लाते चिल्लाते गोविंद उस गली से आगे बढ़ते हुए जा रहा था। उसकी आवाज सुन के शारदा भागते हुए गेट के पास गई। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। अपने घर से कुछ ही दूर पर उसने हाथी को देखा। अरे हाथी वाले, इधर आना। उसने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर गोविंद हाथी को अपने साथ लेकर शारदा के पास आता है। शारदा गोविंद को क्या करना है साफ साफ बता दी। गोविंद ने हाथी को समझा दिया। शारदा और गोविंद हाथी को घर के अंदर ले गए। शारदा उसे अनामिका के कमरे के पास भेज दी। गोविंद ने हाथी को पहले से ही क्या करना है समझा दिया था। अब हाथी जाके अपना सूंड अनामिका के कान के पास लगा दी। सूंड लगा के हाथी ने जोर से चिल्लाया। उससे अनामिका थोड़ा मोड़ा हिली, फिर कंबल तान के सो गई। फिर हाथी ने आवाज लगाई। अब इस बार तो अनामिका हिली भी नहीं।
ये लो बाबू, अपने पैसे लो और हाथी लेकर यहाँ से जाओ। इसके बाद वो पैसे लेता है और अपना हाथी लेकर जाने लगता है। सो रही अनामिका के पास फिर शारदा आती है। तुम्हारे इस नींद की पागलपन की वजह से मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करती हूँ। बाप रे बाप, ऐसी नींद कि मैंने प्लेट बजाई, मिक्सी बजाई, आखिरकार हाथी को बुला के ले आई, लेकिन नींद नहीं खुली। अब मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगी। उठना है तो उठो, नहीं तो मरो। ऐसा कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। नींद की पागल बहू को जगाते जगाते शारदा खुद ही इतना थक चुकी थी कि जैसे वो बिस्तर पे लेटती है वो सो जाती है। सोने के कुछ देर के बाद दीवार में लगी घड़ी में दोपहर के 1 बजने की घंटी बजती है। वो आवाज सुनकर जैसे ही शारदा हॉल में आती है तो देखती है नींद पागल बहू उठ के डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रही है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। उसकी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। एक बार घड़ी की तरफ देखो तो कितना वक्त हो रहा है। जब जागो तभी सवेरा है ना माँ जी, पर मैंने आपसे कहा था ना मुझे नींद से जगा दीजिएगा। अब देखिए मेरे उठने से पहले आपने घर का सारा कामकाज, खाना पका लिया। ये सब ठीक नहीं है माँ जी। ज्यादा कहो मत, गुस्से में कहीं मैं तुम्हें थप्पड़ ना लगा दूं। एक थप्पड़ में ही ना तुम्हारे ये सारा नींद का भूत उतार दूंगी। शारदा की ऐसी बातें अनामिका ने परवाह नहीं की। वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी और ये सब करते हुए शारदा उसे गुस्से से देखने लगी। ऐसे गुस्से से ना देखिए माँ जी, अभी उठी हो ना, घर का क्या काम करना है, क्या पकाना है बता दीजिए, मैं कर दूंगी। एक बाल्टी भर के कपड़ा पड़ा है और सिंक में बर्तन है, जाके धो। ठीक है सासू माँ, आप बैठ के खाना खाइए, मैं अपने कमरे में जाके देखती हूँ कोई कपड़ा है कि नहीं, अभी जाके आती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने बेडरूम में जाके फिर से सो जाती है। अब चूंकि अनामिका आई नहीं तो उसके इंतजार करते करते शारदा उसके कमरे में देखने गई। अनामिका सो रही थी। ये देखकर तो शारदा अपना सर पटकने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक दिन शाम के वक्त प्रसाद अपने बेटे रमेश को लेकर नदी किनारे जाते हैं। नदी किनारे जाने के बाद दोनों घास पे आराम से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर रमेश कहता है, आपको कुछ कहना था इसीलिए आप मुझे नदी किनारे यहाँ पर ले आए और यहाँ आके आप चुप है। क्या कहना चाहते हैं खुल के बताइए ना। बेटा रमेश, बहू को लेकर तुम कहीं से घूम आओ। जा तो सकते हैं, पर पिताजी आप तो माँ को जानते ही हैं, अगर वो जो चाहती है वो हो जाए तो फिर घर में सब कुछ शांति है, नहीं तो आपको पता ही है घर में सुनामी आ जाता है। लेकिन बेटा, अनामिका जिस दिन से गांव से इस घर में कदम रखी है उस दिन से अब तक 1 साल हो गया वो कहीं नहीं गई। उस घर में अनामिका 4 दीवार के अंदर तुम्हारी माँ के कंट्रोल में है। अब उसे घुटन जो होगा। मैं समझता हूँ पिताजी, पर मैं क्या करूँ? क्या मुझे अपनी पत्नी के लिए सहानुभूति नहीं होता है पिताजी? बस माँ की वजह से अपनी सारी इच्छाएं मैंने खत्म कर दी है और मैं ऐसे ही रहता हूँ। तुम्हारी माँ ऐसी है, ऐसी ही सोचती रहेगी कि बहू आज्ञाकारी हो, जो वो कहे वही करे। इसीलिए तुम्हारी माँ ने गांव से बहू लाई है ताकि ऐसा काम करो, ऐसा खाना पकाओ कहे और अपने कब्जे में रखे। करने दीजिए ना पिताजी, आप मैं तो सुबह से काम पे चले जाते फिर रात को लौट आते हैं। सुबह से लेकर रात तक सास बहू रहती है, उन्हें रहने दीजिए। तुम जो कह रहे हो सही है, पर बहुत हो गया पिताजी, चलिए घर चलते हैं। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। प्रसाद वहीं पे चुपचाप बैठकर पश्चिम में सूर्य अस्त देखने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रसाद हॉल में आते हैं। शारदा, कॉफी ले आना। ऐसा कहकर वो सोफे पे बैठ जाते हैं। शारदा किचन में अनामिका से कहकर वो हॉल में आती है। कॉफी लाने के लिए कहा ना तुम्हें शारदा? गांव की बहू है ना, वो लेकर आएगी। क्योंकि वो गांव की बहू है इसलिए मुंह पे जवाब नहीं देती, लेकिन तुम राक्षस जैसा बर्ताव ना करो। बहू का बहुत पक्षपात आपका हो गया। अब कॉफी आते ही उसे पीजिए और काम पे जाइए, वही अच्छा रहेगा। ऐसा कह ही रही थी कि अनामिका गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती है। कॉफी शारदा और प्रसाद दोनों के लिए ले आती है। शारदा एक चुस्की लेकर, ये क्या, कॉफी लाने को कहा था जैसा मैं पसंद करती हूँ, तुम्हारी पसंद वाली नहीं। ऐसा कहकर वो कॉफी अनामिका के मुंह पे फेंक देती है। अनामिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है।
शारदा, ये सही नहीं किया। आपका कॉफी पीना हो गया है ना, अब आप जा सकते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रसाद के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो भी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। फिर अत्यंत अमीर दंपति दशरथ और सुशीला अपनी बेटी श्रावणी को साथ लेकर शारदा के घर आते हैं। उस वक्त अनामिका झोला लेकर बाजार गई थी सब्जियां लाने। देखो शारदा, मैं तुम्हारे घर एक काम से आई हूँ। ये मेरी बेटी श्रावणी, वो आपके बेटे को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। हमारी इकलौती बेटी बहुत पैसा है, आपका बेटा राजकुमार और आप महारानी बनकर रहेंगी। ऐसा कहने पे शारदा देखने लगती है कि वो महंगी महंगी साड़ी पहनी है, जेवरात पहन के बैठी है, चारों तरफ पैसे की गड्डियाँ, चारों तरफ तरह तरह के पकवान और 10-15 नौकर चाकर उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसा शारदा सपना देखने लगी। शारदा के मन में लालच पनपने लगता है। वो अनामिका को कोसने लगती है और फिर दिल पे पत्थर रखकर कहती है कि रमेश शादीशुदा है। वैसे भी आपने कहा वो गांव की लड़की है, हम उसे नौकरानी बनाकर अमेरिका भेज देंगे रिश्तेदार के यहाँ, आप वो पैसे भी रख लेना। ये सुनकर शारदा का चेहरा चमक उठता है। वो उसे वादा कर देती है। वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उस रात वो बहू अनामिका को पास में बैठा के कहती है, अनामिका, हम अमेरिका जाएंगे, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलके हम लौट आएंगे 2 दिनों में। ये बात बेटे को और उसके पिता को मत बताना। ठीक है माँ जी, पर सुन के ही मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने का क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तो तुम्हें अकेले नहीं भेज रही हूँ। इतना ज्यादा मत सोचो, अब जाके सो जाओ, 1 हफ्ते में हम चलेंगे। ऐसा कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। 1 हफ्ते के अंदर ही शारदा अनामिका को लेके विमान में बैठ के अमेरिका आ जाती है। वहाँ उतर के वो अवंतिका के घर जाते हैं। वहाँ शारदा अनामिका से घर का सारा कामकाज करवाती है। अवंतिका को अनामिका का काम पसंद आता है। फिर वो शारदा को पैसे भी देती है। ठीक है बहू, तुम घर पर ही रहो, मैं और अवंतिका जरा नीचे से घूम कर आते हैं। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर शारदा और अवंतिका वहाँ से चली जाती है। अनामिका घर का कामकाज करने लगती है। 1 घंटे बाद सिर्फ अवंतिका लौट आती है। जब सासू माँ शारदा नहीं दिखती है तो वो पूछती है, दीदी मेरी सासू माँ कहाँ है? तुम्हारी सास तुम्हें बेच के पैसे लेकर यहाँ से चली गई है। ये सुनकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। वो बहुत रोती है। कैसे बेच सकती है मुझे? मैं कोई सामान हूँ क्या? वो तो नहीं पता अनामिका, पर मैंने तुम्हें जिंदगी भर के लिए मेरे यहाँ काम करने के लिए खरीद लिया है। वहाँ रमेश एक अमीर लड़की से शादी करने जा रहा है। जाओ अब तुम जाके अपना काम करो। अवंतिका की बातें सुन के अनामिका रोने लगती है। एक बार के लिए मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ, फोन लगा दीजिए ना। क्या बात कर रही हो अनामिका, तुम्हें तुम्हारे पति ने ही भेजा है। ये सुनकर अनामिका का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो बहुत रोती है। मेरी माँ नहीं थी, इसलिए सास में मैं अपनी माँ देखती थी। मुझसे कितना भी काम कराए मैं माँ समझ के सारा काम कर देती थी, पर पता नहीं था वो मुझे ऐसे धोखा देगी। अब मेरी जिंदगी में क्या रहा, मैं किसके लिए जीऊं? जब वो रो ही रही थी तभी वहाँ पे प्रसाद आ जाते हैं। अनामिका को उस तरह से रोते देख प्रसाद भी रोने लगते हैं। अपने आंसू पोंछकर वो खुद को संभालते हुए, अरे बहू। जैसे ही उसने अनामिका नाम सुना वो आंखें उठाकर देखती है कि ससुर जी प्रसाद भी रो रहे हैं। उसे लगता है कि अब जान में जान लौट आई। पिताजी। वो विचलित होकर प्रसाद के पास आती है। मुझे सब पता है बेटा, बस समय सबको जवाब देगा। तब तक तुम यहीं पे रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अवंतिका से अच्छे से बात कर ली है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी ताकि इस सास और बेटे को उसकी माँ सही सबक सिखाए। धैर्य रखने को कहकर प्रसाद वहाँ से इंडिया लौट आते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।